we will start new chapter. Okay, atoms and molecules. So unit 3, atoms and molecules. In previous classes, you have an idea about the atoms and molecules, and previous chapter you learned about the elements and compounds. Okay, so in this concern, if you remember the chemical change, okay, in chemical change, when two or more than two substances chemically react and form new substance, this is called chemical change. इसे ही तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है? कुछ सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू, when react and form new substance, this is called chemical reaction. And the formed product, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपने प्रॉपर्टीज होती हैं, and its properties are totally different from the reactant molecule or parent molecules or parent substances. जिनसे वो बना है उनसे टोटली डिफरेंट होता है. ठीक है, तो क्या है ये? केमिकल रिएक्शन. ओके, सो कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी तरह से कैसे भी अपने आप या नहीं होना ऐसा नहीं है. हर एक केमिकल रिएक्शन की अपनी एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं या उनके अपने कुछ रूल होते हैं. तो जितने भी रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट किसे बोलेंगे? वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? रिएक्टेंट. सपोज A plus B and they chemically combine to form C. So this is product. Okay, and these are reactant. Okay, it doesn't mean that only one product is formed in all the reactions. Maybe D, E, more than one product will also be formed in any reaction. Okay, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ हो रहा है. तो all these are products and these are reactant. अब ये भी मत समझना है कि reactant दो ही चाहिए है. सिंगल रिएक्टेंट भी आगे जाके प्रोडक्ट बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट and it decomposes as calcium oxide plus CO2. This is also a chemical reaction. क्यों कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन? आपने आइस को मेल्ट किया था वाटर में, ये भी तो चेंज है, बट दिस चेंज इज फिजिकल चेंज. व्हाई? बिकॉज आइस एंड वाटर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, ये दोनों एक ही सब्सटेंस है, बस उनके फिजिकल स्टेट चेंज हुई है. यहाँ क्या हो रहा है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ है? नहीं, ये दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है जो कि इन दोनों में नहीं है. इनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है जो कि इसमें नहीं है. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. हम बात करेंगे, ये कोई भी रिएक्शन यदि हो रही है तो वो कुछ एक रूल फॉलो करते हैं, उनके कुछ एक लॉज है. इनके जो केमिकली कंबाइन होने के पीछे कुछ लॉज हैं. मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से कंबाइंड हो जाए, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ओके, सो इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. केमिकल कॉम्बिनेशंस मींस केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ लॉज हैं, उन लॉज के हिसाब से ही हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है. ओके, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, short form. First, law of conservation of
of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व होता है मास, मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मीन्स व्हेन रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है. ओके, सो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बट एक कंडीशन बहुत कंपल्सरी है. If the reaction is performed in closed container, बहुत जरूरी है, यदि क्लोज कंटेनर होगा तो ही आप इस लॉ को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे. मीन्स फर्स्ट तो आप कंटेनर को पहले क्लोज रखिए, उसके बाद रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे. ठीक है, तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन के पहले मीन्स जब वो रिएक्टेंट थे उनका वेट और रिएक्शन के बाद यानी जो प्रोडक्ट बन गए उनका वेट इक्वल रहेगा. ओके, कंटेनर क्लोज रखना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी विल डू एन एक्टिविटी virtually. Okay, so in this flask we will take barium chloride solution. Okay, barium chloride solution. With the help of thread, we take a test tube, small tube, filled with sodium sulfate solution. Okay, and close it with the help of cork. Okay, हमने इस कोनिकल में एक कॉर्क लगा रखा है, एक थ्रेड की हेल्प से हमने एक टेस्ट ट्यूब को हैंग किया हुआ है which has sodium sulfate solution, and in conical flask we have taken barium chloride solution. Okay, बहुत ध्यान रखेंगे, इसको टाइट कर रखा है कॉर्क को. इस टेस्ट ट्यूब का माउथ इस लेवल से ऊपर होना चाहिए. मीन्स हम क्या करना चाह रहे हैं, इन्हें मिक्स नहीं होने देना चाह रहे हैं. ओके, अब हम क्या करें, इस सेटअप को का वेट ले लेते हैं. इस सेटअप का वेट ले लेते हैं. सपोज इसका वेट है, हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड both the substances along with container if it has x gram. ओके, तो पहले हमने क्या किया था, कंटेनर का वेट तो पहले ले चुके. सबसे पहले एम्प्टी कंटेनर का वेट लिया, उसके बाद उसमें ये फिल करके इसका वेट लिया. तो इसका वेट, सॉल्यूशन का वेट कैसे आएगा, आप एम्प्टी कंटेनर का वेट माइनस कर दीजिए. सपोज x ग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका वेट आ रहा है. ठीक है, नाउ यू विल लूज द कॉर्क और रिमूव द कॉर्क, एंड जैसे आपने कॉर्क को रिमूव किया तो ये थ्रेड के सहारे हैंग था ना, अब ये टाइट था क्योंकि कॉर्क, अभी क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा. जैसे ये फॉल होगा इसका सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा और हम अच्छे से उसे शेक करें. कॉर्क को बंद कर दीजिए, उसे शेक कर लीजिए, क्योंकि हमने पहली शर्त बताया कंटेनर क्लोज होना चाहिए. ठीक है, क्यों, ये तो हमारे लिए नॉन रिएक्शन है ना, इसमें तो कोई गैसियस सब्सटेंस इवॉल्व नहीं हो रहा है. सपोज कोई ऐसी रिएक्शन हम कराएं जिसमें गैसियस सब्सटेंस इवॉल्व हो रहे होंगे, जिनमें गैस प्रोडक्ट हो रही होगी, तो वो तो एस्केप आउट हो जाएगी. तो आप कैसे उसका वेट ले सकते हैं, गैस का भी अपना वेट होता है. आप बैलून को देख लीजिए, बैलून जो है, यदि आपने एक वो ले लीजिए, आप बैलेंस ले लीजिए, एक तरफ आप एम्प्टी बैलून को हैंग करिए और एक तरफ फुला हुआ बैलून आप हैंग करिएगा. ठीक है, आप देखेंगे उसमें वेट आ रहा है, मतलब उस एयर का भी अपना वेट है. तो गैस के भी अपने मास होते हैं, गैस के भी अपने वेट होते हैं. तो यदि गैस इवॉल्व होके और बाहर चली जाएगी तो आप तो उसका वेट ले नहीं पाओगे, तो ये लॉ फुलफिल नहीं होगा. क्योंकि इस लॉ के हिसाब से, मैं अभी आपको लॉ बताती हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए. ओके, सो क्या होगा, अब ये इसमें फॉल हो जाएगी और हम उस दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों सोल्यूशन को. आप देखेंगे इसमें अब व्हाइट पीपीटी, ये तो अब इसे हमने ये दे दिया. ओके,
अब इसमें आप देखेंगे व्हाइट पीपीटी, ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जिसे अपन क्लॉट जैसे या थक्का जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए। अब आप इसका वेट फिर से ले लीजिएगा, आराम से रिएक्शन होने के बाद आप इसका वेट फिर से लीजिए। आप देखेंगे अब इसका वेट आपने नोट किया y, अब उसमें से आप एम्प्टी कंटेनर का वेट तो आपके पास पहले ही से था, उसे आप माइनस कर दीजिए, तो जो सब्सटेंस या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका वेट आपको मिलेगा y। तो प्रोडक्ट मास इज इक्वल्स टू y, ओके। अब आप जब देखेंगे x प्लस वाई, x एंड y दोनों सेम है, तो क्या कंक्लूजन निकला? तो हमारे पास अब लॉ निकल के आया कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास था टोटल, प्रोडक्ट के टोटल मास के ही बराबर निकला, ठीक है। तो लॉ क्या हुआ? इन अ केमिकल रिएक्शन नीदर सब्सटेंस इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या हो रहा, मास जो है वो कंजर्व्ड है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ क्लोज कंटेनर, ओके। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज neither created nor destroyed. So for example I will write that reaction, okay. Na2SO4 plus BaCl2, it will give BaSO4 plus NaCl. But it is most important that you have to balance the equation first and after that you will calculate the mass of both the sides. सबसे पहले आपको उसे बैलेंस करना है, उसके बाद आप मास लेकर इनका सबका अपना एटॉमिक मास वगैरह लेके आप उसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको सारे एटॉमिक मास लर्न नहीं है, तो पहले मैं आपको जो बता दे रही हूँ और फिर सिंपल उनसे आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। सोडियम हैविंग 23 इंटू 2 प्लस, हम मास कैसे निकालते हैं देखिए, सोडियम का 23 है, हमने 23 इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 सोडियम है, एंड 1 सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ओके। 16, 1 ऑक्सीजन का आपने 16 लिया तो यहाँ पर कितने 4 ऑक्सीजन है, सो यू विल टेक 16 इंटू 4, ओके। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, दिस बिकम्स 46 प्लस 32 प्लस 16 फोर जा 64, ओके। अब इसे आप टोटल करिए, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 40, this is 142 grams, okay. Now come to barium chloride. Barium 137 plus 35.5 for 1 chlorine and twice this figure, okay. So 137 plus this is 71, so it becomes 718 0 and 208, okay. This is 208 grams. ये क्या हो गया, रिएक्टेंट का हो गया। तो ये अलग अलग लिया, इसको टोटल करेंगे, आप टोटल करेंगे 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 1 5 and this is 350, okay. Now come this side, barium 137, sulfur 32 plus oxygen 64, okay. 16 into 4 64, okay. Now add these figures, 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 3 carry 1, 6 plus 3 9 plus 1 10,
10 plus 3, 13, again 3 and 2, 233. ठीक है? Here. Oh, sorry. First you have to balance the equation. मैंने कहा तो खुद ही भूल गए. Okay. So here we put 2. Now the equation is balanced. 2Na, 2Na, 1s, 1s, 4O, 4O, barium 1, barium 1, chlorine 2, so chlorine 2. This is balanced. Okay. Sodium 23 plus 35.5 whole into 2 because 2 species are there. Okay. So this becomes 58.5 into 2. Okay. So this should be 5 to 7, 11. Okay. 117. Add these figures. 117. Okay. 0, 5 and 3. Okay. See, both the figures are same. Both the figures are same. Means this shows that the law of conservation of mass is fulfilled in this equation or in this chemical reaction, because total mass of reactant is 150 and 350 and total mass of product is also 350. So neither substance or matter destroyed nor created. So this law is conservation of mass. Okay. We will practice for more questions. Now second example. Okay. CaCO3, it will produce CaO plus CO2. Okay. Is this equation is balanced? क्या ये balanced है? है. 1 carbon, 3 oxygen, 2 plus 1, 3 oxygen, 1 calcium and 1 calcium. Okay. Now calculate the mass of reactant as well as product. But closed container, enclosed container. क्यों? क्योंकि ये सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना, तो यदि वो चली जाएगी तो उसका मास कहाँ से मिलेगा आपको? आप तो लॉ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी पहली शर्त क्या है? आपको कंटेनर क्लोज रखना है. नाउ कैलकुलेशन करते हैं. कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40. ओके. 40 plus carbon having 12 plus 16 into 3. 40 plus 12 plus 48. 100. Okay, this side reactant का मास कितना है? 100 grams. Okay, come 40 plus 16, this is 56. ये क्या हो गया? 56. And here carbon 12 plus 32. 32 कैसे हुआ? 16 into 2. Okay. So 12 plus 32. This is 44. कितना हुआ? 44. 56 plus 44. 100. ठीक है. ये भी लॉ को फुलफिल कर रहा है. मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये लॉ अप्लाई हो रहा है. तो हर एक केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा. ठीक है. सपोज आपसे कोई पूछ सकता है, देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आएंगे और आपको करना ही है इसकी प्रैक्टिस, और आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी जरूरी है. ओके. सपोज आपसे कोई कहता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट when heated, when 100 gram calcium carbonate heated, we will get 56 grams of calcium oxide. Okay. What amount of carbon dioxide in terms of mass will be produced? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, आपको ये निकालना है. 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो एक रेसिड्यू मिल रहा है आपको. 56 ग्राम है उसका अमाउंट. उसका मास कितना है? 56 ग्राम्स. ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो इस रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व हुई है उसका मास कितना था.
तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप इस लॉ को लगाएंगे, ठीक है। तो लॉ कैसे अप्लाई करेंगे आप? आपने देखा 100, आपका क्या था, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये तो लॉ है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये यहां जाएगा, यहाँ पर एक से ज्यादा है तो लिख सकते हैं, ओके। सो हियर पुट द मास ऑफ रिएक्टेंट 100 इज इक्वल्स टू 56 प्लस x, आपको x से तो निकालना है, तो डेफिनेटली x इज इक्वल्स टू 100 माइनस, सॉरी ये 56 है, 100 माइनस 56, सो दिस इज 44 ग्राम्स। क्लियर हो गया? तो ये कितना इवॉल्व हुआ था, 44 ग्राम, ओके। अब आप देख लीजिए लॉ आपका सही है, सॉरी लॉ के हिसाब से रिएक्शन आपने लिखी है या नहीं लिखी है। सपोज you will provided with the mass of some product and reactants, so how will you calculate the remaining entities like this, ठीक है। आपसे किसी एक का मास नहीं देंगे और फिर पूछ सकते हैं, या आपको ये पूछ सकते हैं कि इतना हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट कितना बनेगा, या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आपने उन्हें टोटल करके निकालते हैं, जैसे एक मैं न्यूमेरिकल आपको देती हूँ। नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। सी बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 NaCl plus BaSO4, okay. This symbol shows the precipitate or insoluble substance, okay. अब देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, now these are the data provided for you. Sodium sulfate 2.36 gram, sodium chloride 1.94 gram and barium sulfate 3.88 gram, ये डेटा आपको प्रोवाइडेड है। आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ दिस अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड फॉर्म 1.94 NaCl एंड 3.88 बेरियम सल्फेट। आपको ये अमाउंट बताना है जो इससे रिएक्ट करके ये बनाएगा। तो फिर वही फॉर्मूला क्या लेंगे आप, मास ऑफ, टोटल मास लिख लीजिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में 2.36 ग्राम्स यहाँ आएगा x एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में 1.94 प्लस 3.88, ओके। यू कैन रीअरेंज दिस, होगा क्या, इससे आप टोटल कर लीजिए, इसे उधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना बेरियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है इतना ये बनाने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये प्रोवाइड किया गया है, इतना ही 2.36 आपको Na2SO4 प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट proportion. Law of constant and या definite proportion. As per this law, in a chemical substance, the elements present in a fixed proportion or fixed ratio by mass. Always, कभी भी आप उस कंपाउंड को देखेंगे, किसी भी सोर्स से क्यों ना बना हो,
किसी ने भी क्यों ना बनाया हो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ओके, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल बाय मास के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका मास का जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। सपोज इन केस ऑफ वाटर, ओके, सो हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल 2⁻16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, सो हियर 2 atoms are required to form water molecule. So 2 grams raised to 16. It means 1:8 के रेशियो में बाय मास ये 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप ये कहें नहीं मैं ऑक्सीजन भी ज्यादा लूंगा, ले लीजिए आप, लेकिन वाटर तो नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O2, आपने क्या किया 2:32, तो यहाँ क्या हो गया, आपने रेशियो ही चेंज कर दिया। सो 1:16, ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। रेशियो चेंज होता है, मतलब जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 के रेशियो में मास के हिसाब से वो उनका मास का रेशियो क्या रहेगा 1:16 रहेगा। वैसे यहाँ पर जब भी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, सो बाय मास जे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8। कहीं से भी किसी भी सोर्स से वाटर को आप बनाए, किसी भी सोर्स से या किसी ने भी बनाया, आप कहीं का भी वाटर ले लीजिएगा, ठीक है। आप यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे H2 plus O2 and electrolysis, so you will get water molecule, okay, बैलेंस कर लीजिएगा इसको। सेकेंड, यदि आपने एसिड और बेस की रिएक्शन कराई, ओके, एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट, सो दे विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर, मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, दोनों में आप देखिए बाय मास क्या रेशियो है 1:8, इसमें भी 1:8, कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल आप ले लीजिएगा। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन we heat the sodium hydrogen carbonate, so it will produce Na2CO3, CO2 and H2O. So this H2O is also having the same mass ratio. तो इस लॉ के हिसाब से कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, बाय डिफरेंट मेथड्स, okay, so all the methods when carbon dioxide will produce, so it has a fixed ratio of mass of carbon and oxygen. Suppose when we decompose the calcium carbonate, so it will produce CO2, okay. When we heat sodium hydrogen carbonate, so it is also Na2CO3 plus CO2 plus H2O. This CO2, and you will take more examples. Na2CO3, sodium carbonate, when react with acetic acid, suppose CH3COOH, this is acetic acid, okay, or you can take simple acid HCl, okay. So it will also produces CO2, ये भी CO2 फॉर्म कर रहा है, ओके। सो जितने भी CO2 किसी भी मेथड से बन रही है, आप सिंपल ले लीजिए कार्बन को, ऑन कंबशन कार्बन विल ऑल्सो प्रोड्यूस CO2। तो जब भी CO2 का फॉर्मेशन होगा तो ये किस रेशियो में होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास कितना होगा 12 ग्राम से, और ये कितना है 32,
Okay, oxygen in carbon dioxide having 32 mass. So simplest ratio क्या हो जाएगा? 3:8. 3:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे. आप और मेथड देख सकते हैं. सपोज आपने कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करना है. ओके, कॉपर ऑक्साइड जब भी आप प्रोड्यूस करेंगे या कॉपर ऑक्साइड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा आप देखेंगे. Cu plus O2 CuO. ठीक है. कॉपर नाइट्रेट ऑन हीटिंग CuO plus NO2 plus O2. Copper carbonate CuO plus CO2. Okay, in all the cases copper oxide will be formed. So what will be the ratio of mass of both the elements? In copper oxide, copper is 63.5 and oxygen is 16. Okay, oxygen is 16. So it becomes near about 64, means 3.97 raised to 1. Means approx हम ले सकते हैं 4 raised to 1. मतलब जब भी होगा इन सब में यही रेशियो मिलेगा. तो किसी भी मेथड से आपने क्यों नहीं, हमने 3 मेथड से अलग अलग ट्राई करके देखा तो हर बार इनका मास का रेशियो 4:1 आया. ठीक है. सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. Now we will solve this, okay, on the basis of law of constant proportion. Okay, when water molecule is formed, so hydrogen and oxygen combine with 1:8 by mass. Okay, so 8 और 8 1 और 8 के रेशियो में ये मास के हिसाब से कंबाइन हो रहे हैं. मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. सो मास रेशियो उनका क्या है 1:8. Now, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? Simple. 1 gram hydrogen gas requires 8 gram of oxygen to form water molecule. Means 1 gram hydrogen completely react with the 8 grams of oxygen. Since 1 gram hydrogen completely react with 8 grams oxygen. Okay. Therefore, 3 grams. So, 3 gram of hydrogen requires how much? 8 into 3 upon 1. It should be 14 grams. 24 grams. It is 24 grams. Okay. Means 3 gram hydrogen requires 24 grams of oxygen to react completely and form water. तो इसमें आप रेशियो देखिए 3:24. One is to 8 same ratio है. So law of definite proportion is verified. Now we will do one question from exercise. Okay? NCERT exercise से क्वेश्चन हम करेंगे. At page number 43, exercise question number 2. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram oxygen. Okay, 3 grams carbon is burnt in 8 gram of oxygen. Okay, 8 gram of oxygen, and they produce how much? 11 grams CO2.
3 ग्राम्स कार्बन ने 8 ग्राम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और 11 ग्राम्स CO2 फॉर्म किया. ठीक है. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब वो आपको क्या पूछ रहे हैं, ये तो डेटा गिवन है. ओके, और क्या उन्होंने पूछा है, 3 grams of carbon when react with 50 grams of oxygen. So, how much amount of CO2 will be produced? And last line is, which law of chemical combinations will govern your answer? सिंपल. गिवन में देखिए आप 3 ग्राम्स 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 11 ग्राम CO2 बना रहा है. ठीक है. सो कौन सा लॉ में फुलफिल हो रहा है ये देखना आपने को. Whenever CO2 is formed, so carbon and oxygen react in a fixed proportion. What is the proportion to form carbon dioxide? CO2. C is 12 grams and oxygen is 32 grams. Okay, so 4 3s are 12 and 4 8s are 32. मीन्स इनका जो रेशियो आएगा जब भी CO2 फॉर्म होगा 3:8. तो ये रेशियो आपको मिल रहा है 3:8 की रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. अब जो आपको पूछा है वो ये कि इफ 3 grams of carbon when burned in 50 gram of oxygen, जब CO2 का फॉर्मेशन एक फिक्स रेशियो में होता है तो आप उसे 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दीजिए या 100 ग्राम ऑक्सीजन दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CO2 के फॉर्मेशन में तो सिर्फ 3 ग्राम्स को 8 ग्राम ऑक्सीजन बस चाहिए, तभी वो CO2 होगा. तो CO2 का फॉर्मेशन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन को लेके ही होगा. तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, हाउ मच अमाउंट, 11 gram of CO2 will be produced. This is the answer. ठीक है. आप 50 ग्राम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट ये तो आपको 3 ग्राम प्रोवाइडेड है. तो 3 ग्राम ऑलवेज रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू कंबाइन एंड फॉर्म CO2. So 3 gram only react with 8 grams of oxygen and form 11 gram of CO2. So this is the answer. How much amount of carbon dioxide produced? That is 11 grams. अब उन्होंने लॉ पूछा है, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है.